अनुसार तो उसको यही मौजूद होना चाहिए था। ये भगवान, इस छोटे से पत्र ने मेरी जिंदगी में तहलका मचा दिया। क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? क्या मतलब? क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अरे मुझे तो आप जानते ही हैं, ज़रूरत तो आपको अपना परिचय देने की है। मैं तुम्हें क्यों जानता? हाँ, तुम जरूर जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। मैं समझा नहीं। मैं 50 लाख रुपए लेने यहाँ आया। मुझे नहीं पता था कि मेरी मुलाकात किसी पागल से होगी। और सुनिए मिस्टर, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि उसे बेकार की बातों में कहूँ। मुझे किस काम के लिए आपने बुलाया है? मैं तुम्हें क्यों बुला? तो ये पत्र के तुम्हारे बाप ने मुझे लिखा है? मेरे साथ पहेलियां ना बुझाओ। काम लेना है तो काम लो, नहीं तो मैं जाता हूँ यहाँ से। इसका मतलब तुमने मुझे नहीं बुलाया? अरे बुलाया तो तुमने मुझे। रुको, अगर इस लेटर में लिखा एक शब्द भी पढ़ा तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। मेरी ये सुई जहर में बुझी हुआ करती है। सर, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में कोई काम सीखा है तो इस सुई को फेंकना। मैं जब जिसके शरीर में चाहता हूँ इस सुई को पहुंचा देता हूँ और वो आदमी जिंदा नहीं बचता। तुमने खुद ही तो एक पत्र मेरे पढ़ने के लिए निकाला था। उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि वो तुम नहीं हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है। इसका मतलब तुम दोनों की स्थिति एक जैसी है। मैं समझता था कि मुझे बुलाने वाले तुम हो और तुम समझते हैं कि तुम्हें बुलाने वाला मैं हूँ। मतलब ये कि हम दोनों ही किसी और के द्वारा बुलाए गए। क्या मैं आपका लेटर पढ़ सकता हूँ? हाँ, बशर्ते तुम मुझे अपना लेटर पढ़ने दो। ठीक है। डॉक्टर तिवारी, तुम एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, लेकिन तुमने अपना फन का कमाल लोगों की जिंदगी बचाने में नहीं वरन अपराध की दुनिया में दिखाया और लाखों रुपया कमाया। मैं जानता हूं कि तुम अपने द्वारा बनाई गई जहरीली सुई से किस तरह लोगों को मौत की नींद सुला देते, जिसे पुलिस कभी हत्या सिद्ध नहीं कर पाती। मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। 50 लाख रुपए आज रात ठीक 7:30 बजे रायसीना सर्कल पर पहुंचे। तुम्हारा हितैषी। तुम में से खत किसने लिखा है मुझे? ओ, बड़ी हैरत की बात है कि हम तीनों को ही किसी ने लेटर लिखकर यहाँ बुलाया है और बुलाने वाला अभी तक नजर नहीं आया। ये बात तो है। क्या मैं आपका लेटर पढ़ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, साथ ही आपके खत ही पढ़ो। तो आप है असलम खान इंजीनियर? जी हाँ, और इन्हें रेत की सीमेंट बनाने में महारत हासिल है। ये जनाब भी 50 लाख रुपए लेने यहाँ आए हैं। क्यों? ये क्या कम बात है कि हम तो तीनों अपने फन की मानी हुई हस्ती हैं। हमें बुलाने वाला हम सबका उस्ताद है। तुम गलत ढंग से सोच रहे हो मिस्टर असलम। मेरे बारे में इस पत्र में जो भी लिखा है वो एकदम बकवास और बेबुनियाद है। मैंने कभी न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय नहीं किया। और ये बात तो मेरे साथ भी लागू है। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का काम किसी के प्राण लेना नहीं बल्कि जीवन देना है। इस लेटर में जो कुछ मेरे बारे में लिखा गया है वो सरासर झूठ है, गलत है। तो मेरे बारे में क्या खत में सही लिखा है? लेकिन हमें ये तो पता लगाना चाहिए कि हम सबको बुलाने वाला कौन है और वो हमसे चाहता क्या है। तुम झूठ बोल रहे हो तिवारी। तुम्हारी जेब में अभी वो जहरीली सुई है जिसकी चर्चा इस पत्र में की गई है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि तुम्हारे बारे में जो इस पत्र में लिखा है वो बिल्कुल ठीक है। तुमने ही कौन सा सच बोला है? तुमने इंसाफ किया होता तो लेटर में लिखे शब्दों की धमकियों में नहीं आते। आराम से अपने घर पर सो रहे होते और सुबह को अदालत में जजमेंट पढ़ते। तो इत्मीनान रखिए। देखिए, ये तुम तीनों जानते हैं कि हम तीनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। इससे मेरे विचार से खुद को एक दूसरे से छुपाना बेकार है। पर अब सोचने की बात तो ये है कि वो 30 मार खा कौन है जो हमारी हकीकत से वाकिफ है और हमारे एक एक राज को जानता है। सवाल तो ये भी उठता है कि उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों? सवाल तो इसके अलावा भी बहुत से उठते हैं। लेकिन हम चाहे कितना भी सिर खपा लें, किसी भी सवाल का जवाब हमें उस वक्त से पहले नहीं मिलेगा जब तक हमें बुलाने वाला हमारे सामने नहीं आ जाता। ओह, तो तुम हो हमारे चाहने। तुम में से ये पत्र किसने लिखा मुझे? मिस निशा, पेशा अपने होटल के अंडरग्राउंड हॉल में जुआ कराना और बड़े से बड़े मुजरिम को सुरक्षात्मक पनाह प्रदान करना। चक्कर वही 50 लाख रुपये। बड़ी कमाल की बात है। किसी को हम चारों से एक ही साथ काम है। अभी तो ये भी मुमकिन है कि उसने हम चारों के अलावा भी किसी और को यहाँ बुलाया हो। सोचने की बात तो ये भी है कि आखिर उसे ऐसे क्या काम कराना है जिसके लिए उसने सबको यहाँ इकट्ठा किया। क्या पता बुलाने वाले के पास हम सबके लिए अलग अलग काम हो। अगर बुलाने वाले के पास हम सबके लिए अलग अलग काम होते
तो उसे इस बात की कोई ज़रूरत नहीं थी कि हमें एक जगह पे आके इकट्ठा करें। वो हमसे अलग अलग मिलकर भी तो अलग अलग काम सौंप सकता था। आखिर वो काम हो क्या सकता है? वो है कहाँ? क्यों ना हम शिप के अन्य हिस्सों को देखें। क्या पता हमको बुलाने वाला यही कहीं मौजूद हो। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है। रुकिए, शिप पर हमारे अलावा कोई नहीं है। आप लोगों से पहले मैं शिप पर आया था। मैंने शिप का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। और तो और चालक कक्ष तक खाली पड़ा था। आखिर वो है कौन और कहाँ है? जी हम यहाँ हूँ। पोपटलाल जी, ठीक पहचाना तुमने, और पहचानोगे भी क्यों नहीं। लगातार 15 सालों से तुम्हारे शहर से तो चुनाव जीतता रहा हूँ। अजीब प्रसिद्ध आदमी हूँ, बच्चा बच्चा जानता है मुझे। और हाँ, मेहता साहब की अदालत में एक बार हमारे विरोधी ने हम पर आरोप भी लगाया था कि हम बेईमानी से चुनाव जीता हूँ। क्यों जज साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, उसके पास आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं था और वो साबित नहीं अभी कर सका। सबूत तो तभी होते जब हम बेईमानी से चुनाव जीतते। ससुरे जब ऑटो से नहीं जीतते तो किसी आदमी बिल्ली की तरह खंभा नोचने लगते हैं। क्यों जज साहब, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं, लेकिन वो अरे हुआ। लेकिन क्या? ओ डॉक्टर तिवारी। तिवारी साहब तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। एक बार जब हमें छींक आई थी, इन्होंने कैंसर का इलाज किया था। इंजीनियर साहब आप भी यार भूल तो नहीं गए हमें आप? इंजीनियर साहब ने तो हमारी कोठियाँ बनवाई थी, कसम अपने शहर के 5 लाख वोटरन की। आज 20 साल हो गए और आज भी हमारी कोठी वैसे के वैसे खड़ी है। क्यों इंजीनियर साहब? क्यों मेरा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं नेताजी? वो तो 10 साल पहले गिर चुकी है। और दादा गिर गई तो गिरने तो साले को, इंजीनियर तो तुम हो ही, फिर बनवा देना। और मिस निशा जी, अरे दादा। इनके होटल में तो हम कल ही 50,000 रुपये आ रहा हूँ। क्यों निशा जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या है रे पोपटलाल जी? हाँ। सच तो ये है कि मेरे होटल से ना कोई जीत कर नहीं जाता। ओ जी, लेकिन नेताजी, सवाल तो ये उठता है कि आपने हमें यहाँ बुलाया क्यों? बुलाया? अजी आपको किस ससुरे ने बुलाया है? हम तो खुद ही यहाँ बुलाया गए हैं महाराज। मतलब ये कि वो तीरंदाज सब कुछ जानता है। लिखता है कि हमारी बेईमानी को साबित करने के लिए उस ससुरे के पास पुख्ता सबूत भी हैं, और अगर हम यहाँ नहीं आए तो उस ससुरा हमारी ढोल की पोल खोल देगा। बस हम तो उस चमर चोटी का थोबड़ा देखने आया हूँ यहाँ पे। अब तुम ही सोचो विद्वानों, हम कोई गड़बड़ी कर सकता हूँ क्या भला? क्या मैंने कुछ गलत कहा? इसका मतलब आपके पास भी कोई पत्र है? हाँ बिल्कुल है ना, ये देखिए। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आपने हमें यहाँ बुलाया है। अरे मेहता साहब, आप जैसे लोग हम जैसे नेताओं की बातों पर भी यकीन करते हैं क्या? हाँ, ससुरी चुनाव में लंबी लंबी फेंकते फेंकते झूठ बोलने की कुछ ऐसी आदतें पड़ गई है कि हम तो सच बोलना भी भूल गया हूँ। और कई बार तो क्या होता है कि हम अपने माँ बाप का नाम गलत बता तो देते हैं। साफ साफ बताइए कि आपने हम सबको बुलाया है कि आप भी बुलाए गए हैं? अरे काहे किसी आ रहे हैं डॉक्टर साहब, दुनिया में साली मजाक भी तो एक चीज़ है। वही हमने आप लोगों के साथ किया था। हमने छुप छुपा कर आप सबकी बातें सुनी और जाना कि आप सबकी हालतें भी हमारी जैसन है। और उस आदमी के तलाश में हो जिसने ससुरा हमको यहाँ बुलाया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मजाक करके चौंकाई दिया जाए। क्या मैंने कुछ गलत कहा? आइए वकील साहब, आइए आइए आइए। अरे वकील साहब, आप भी समझिए और बिना नौजवान की महफिल में शामिल हो जाइए। आइए आइए। आइए। क्या मतलब जैसा? मतलब ये कि अभी आप कहेंगे कि आप में से ये पत्र किसने लिखा। जी, फिर आप एक पत्र निकालेंगे हाँ जिसमें आपको 50 लाख रुपए के खातिर यहाँ बुलाया गया बिल्कुल। और धमकी दी गई होगी कि आप रुपए लेने ना आए तो आपकी किसी कमजोर नस पर हाथ रख दिया जाए। जी जज साहब, बात तो आप सही कर रहे हैं, पत्र मिला है, मगर अजी मगर को भेजे तेल लेने। हम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मगर वो ससुरा जिसने पत्र लिखा है उस सामने आने में ऐसे नखरे दिखा रहा है जैसे सुहाग रात वाले दिन नई नवेली दुल्हन दिखाती है। क्यों निशा जी, क्या मैंने कुछ गलत कहा? हाँ? अच्छा अच्छा, जी। तो
तो ये बात है। हाँ जी है, सही बात है। साहिबान, मैं अपना परिचय आप लोग को दे दूं। मेरा नाम महंत है और लोग मुझे महंत वकील के नाम से जानते हैं। हूँ क्या? आप लोग भी परिचय दीजिए। भीमा नाम है हमारा। अच्छा, सरकार ने हमें जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा है। बहुत ज़्यादा रखिए। ये रिवॉल्वर और स्टैंड गन के जमाने में भी हमें आज भी अपनी ये राम प्यारी बहुत पसंद है, क्योंकि गोली की मार से तो एक बार को आदमी बच भी जाता है, मगर हमारी राम प्यारी शिकार करके ही वापस जेल में आती है। जल्दी बोलो, ये पत्र किसने लिखा है? ये लो, एक और आ गया ससुर माँ का कसम। क्या कागज साले टोपीदास, तेरा एक ही मांगड़ा फिट कर दूंगा। क्या मजाक है ये? हमसे मिलने वाला कहाँ है? देखिए, मैं जो है हमेशा कानून से मुजरिमों को बचाता आया हूँ, इसलिए किसी भी रहस्यमय घटना की बिल्कुल गहराई तक सोच सकता हूँ। और हम सब भी इस समय एक बेहद रहस्यमय घटना का शिकार हो रहे हैं। और अब मैं ये कहना चाहता अपनी तारीफों की पुल बांधने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर वकील। जो कुछ कहना चाहते हो साफ शब्दों में कहो। ठीक? साफ करो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम सब लोग मिलकर इस बात पर विचार करें कि भाई ऐसा क्या काम हो सकता है जिसके लिए एक ही व्यक्ति को हम सबकी जरूरत है? क्योंकि देखिए उसने क्या किया, उसने डॉक्टर साहब और ये इंजीनियर साहब से लेकर खूनी और जज साहब तक को यहाँ बुला लिया। तो क्या आप लोग के दिमाग में कोई ऐसा काम आ रहा है जिसके लिए हम सबकी जरूरत है? बताइए। इस बारे में हम क्यों सोचें? जिसने हमें बुलाया वही जाने। और सवाल ये उठता है कि वह का अजी वकील साहब, हाँ। मुझे तो आप भूले ही जा रहे हैं। उसने हम जैसे महान नेता को भी तो यहाँ बुला लिया। आपको बुला लिया। कसम अपने शहर के 5 लाख ऑर्डर की, मगर यहाँ से ए, सब मामले। भाषण मत चाड़ बालू बुखारे। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि हमें किसी षड्यंत्र पे उलझाया जा रहा हो। औरत की अकल बुद्धि में होती है। भीमा को षड्यंत्र में फंसाकर कौन अपनी मौत को दावत दे सकता है? कुछ भी हो भीमा, हम सबको एक जगह इकट्ठा करने के पीछे कोई वजह तो है। या तो उसके पास कोई ऐसा काम है जिसमें हम सबकी जरूरत है, या फिर सचमुच हमको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। अरे लेकिन जो भी हो, मामला बेहद दिलचस्प है और ये दिलचस्पी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि हम सबको बुलाने वाला सामने ना आ जाए। देखिए, अब क्योंकि मैं इस मामले में फंसा हूँ ना, तो मैं बिल्कुल बात की गहराई तक जाऊँगा, क्योंकि बात में गहराई तक जाने का मेरा जो है पेशा भी है और मेरा शौक भी है। कसम भवानी की, इस शिप को तब छोड़ूंगा जब ये जान लूं कि हमें बुलाने वाला कौन है। अरे ये लगता है हमको किसी जाल में फंसाया जा रहा है। भागो, चलो। हम में से कोई भी शिप को लाश बनकर छोड़ सकता है। अरे तुम चाहते क्या? भीमा पागल होगा क्या? हमें ये जानना है कि ये शिप किसने चलाया है, हमारे अलावा और कौन है यहाँ। तुम जानना चाहते हो तो शौक से जानो, लेकिन अपनी इच्छा हम पर लादने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। हम सब यहाँ से निकलना चाहते हैं। चलो, कदम उठाकर तो देखो। अगर 2 के बाद तीसरा कदम उठा सको तो भीमा का नाम बदल देना। ये आवाज कैसी आवाज आ रही है? कौन हो तुम? मेरा नाम घनश्याम है। शिप पर कब आए? तुमसे पहले। उस वक्त मैं सारा शिप छान चुका था। उस वक्त मैं छुपा हुआ था। क्यों? मेरे मालिक का यही आदेश था। मालिक? कौन मालिक? क्या नाम है उसका? ना मुझे उसका नाम जानने में दिलचस्पी है और ना ही उसकी सूरत देखने में। मैं तो बस उन 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहा हूँ जो एक पत्र के साथ मुझे मिले थे। पत्र? वो पत्र कहाँ है? पत्र वैसा ही है जैसा आप लोगों के पास है। हाँ, दिखाओ तो। मैं शिप पर सबसे पहले आ गया था। जिस वक्त डॉक्टर साहब शिप छान रहे थे मैं छुपा हुआ था। मेरे मालिक का आदेश था कि ठीक 12 बजे मैं शिप चला दूं, और अगर आप मुझे शिप चलाने से रोको तो आपको उनका संदेश दे दूं। कैसा संदेश? अरे आप पढ़िए, कहाँ है इसको? मुझे खुशी है दोस्तों कि आप सब आ गए, लेकिन दुख इस बात का है कि मैं भी आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि अभी वक्त नहीं आया। दोस्तों, मेरे पास एक बहुत ही ज़रूरी काम है पूरे 15 करोड़ का। 15 करोड़? सफलता के बाद 50-50 लाख आप सबके, बाकी मेरा। घनश्याम आप सबको लेकर सांगा टाव पर पहुंचेगा, वहीं मैं आपसे भेंट करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप घनश्याम के काम में रुकावट नहीं डालेंगे। आपका हितेश।
तो मैं सिर्फ चलाऊं? कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे आप ना भी बताएं तो भी मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। क्या भाई जो हम सब सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? दरअसल पत्र मिलने से लेकर यहाँ पहुँचने तक की घटना के बारे में बड़ा सस्पेंसफुल सा लग रहा है। मतलब हमें बुलाने वाला वो आदमी कौन है और न जाने हमसे क्या काम कराना है। सचमुच हम सभी यही सोच रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर, वो हमें कोई काम सौंपेगा? अरे मुझे तो इस बात पे संदेह है कि वो कोई हमें काम सौंपने वाला है। तो उसने हमें यहाँ बुलाया क्यों? इसका जवाब तो सांगा टापू पहुंचने पर ही मिलेगा। क्या ये जरूरी है कि संगा टप्पू पर वो मिलेगा हमें? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो संगा टप्पू पहुंचने के बाद भी कोई संदेश ही दे। हाँ हाँ निशा जी एकदम बिल्कुल हो सकता है। बात तो ठीक है, मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा और समझने के लिए हम बड़े चले जा रहे हैं, बड़े चले जा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बुलाने वाला हम में से कोई। क्या मतलब? मेरा मतलब सीधा सा है कि वो खत लिखने वाला हम में से कोई। मेरे पास खुद वो पत्र है। मैंने कब कहा कि हो तुम? कहने के बाद मुझे घूरने का मतलब तुम्हें मुझ पर शक है। अगर मैं होता तो साफ साफ बता देता, बीमा मुर्दार नहीं है। गलत सोच रहे हो बेटा। ये बात मैंने तुम्हारा एक सर का नाम लेकर नहीं कही। वो आदमी हम में से कोई भी हो सकता है। तुम खुद भी तो हो सकते हो। सब में मैं भी आता हूँ। अबे तुम सब के सब खोपड़िया में का भूसा भराएगा हाँ? अरे भाई लोग हम में से वो आदमी कैसे हो सकता है हाँ? उस ससुर के नाती का पत्र हम सब लोगों के पास है कि नहीं हाँ? जिस तरह वो 7 आदमियों को खत लिख सकता है उस तरह 8वां खत अपने लिए भी लिख सकता है। हाँ। ये जरूरी नहीं है कि हम में से ही कोई हो। ये भी जरूरी है कि हम व्यर्थ में एक दूसरे पर शक कर रहे हैं और हकीकत में वो कोई और निकले। सभी कुछ हो सकता है। अगर वो हमारे बीच है तभी हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे पता लगा सके कि वो कौन है। बेकार में एक दूसरे पर शक करने से क्या फायदा? इस बात पर माथा पच्ची करने से अच्छा है कि हम चल के सो जाएं। कल सांगा टापू पहुंचने पर पता चली जाएगा कि बात क्या है। नींद भी बहुत आ रही है। क्या कर रहे हो? मोहम्मद मजिस्ट्रेट, आराम से बात करो। मैं पूछता हूँ इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? डॉक्टर को देख रहा था। क्या देख रहे थे? जुबान को लगाम देकर बात कर मजिस्ट्रेट। ये देख कर उलझो के सामने कौन है। इससे ज्यादा 100 खतरनाक गुंडों को देख चुका हूँ, अपने हाथों से सजा दे चुका हूँ। तुझसे कई बार कह चुका हूँ, ये तेरी अदालत का कमरा नहीं है, ये भीमा की अदालत है। और भीमा की अदालत में एक ही जजमेंट होता है, सजाए मौत। जो बरसते हो बरसते नहीं। धीरे बोल भीमा, कहीं ऐसा ना हो तेरे गले की नस फट जाए। साले भीमा को चैलेंज करता है। अरे जिस तरह की बात करो ना। क्या वजह साहब? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि हमें शिप बुलाने वाला यही है और ये हमें किसी जाल में फंसा रहा है। तभी तो जब शिप रुका था तो इसने किसी को चलने नहीं दिया। ये बकवास है। तो बोलते क्यों नहीं? डॉक्टर के कमरे में क्यों झांक रहे थे? मैं तुमसे पूछता हूँ, इस वक्त अपने कमरे से बाहर क्यों निकले? तुम्हारी आहट सुनकर। तुम्ही ने वो आहट क्यों सुनी? और भी तो लोग हैं यहाँ। बात का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? क्यों? नहीं भीमा, ये कोई सवाल नहीं है कि आर मेहता साहब ने क्यों सुनी, किसी और ने नहीं सुनी। सवाल ये है कि तुम डॉक्टर साहब के कमरे में जानते हो? मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि हमें बुलाने वाला कौन है। कैसे जाना चाहते थे? मेरे पास कोई ठोस तरकीब नहीं थी। फिर? मैंने सोचा चलकर देखूं हाँ। कि कौन कौन अपने कमरे में क्या क्या कर रहा इसलिए है। तुम मेरे कमरे में झांक रहे थे। तो भीमा भाई तूने क्या देखा? मैंने देखा कि डॉक्टर अपने बैग से जहर की शीशी निकालकर चेक कर रहा है। झूठ बोल रहा है, मेरे पास जहर है भी नहीं। इस झूठ का क्या मतलब डॉक्टर? अब तो मुझे यकीन से कहना पड़ेगा कि हम सबको शिप पर बुलाने वाला यही वो आदमी है। न जाने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर तुम कहना क्या चाहते हो? झूठ मैं बोल रहा हूँ?
क्या ये झूठ है? तुम जहर की शीशी लेकर बाथरूम में गए थे? बिल्कुल झूठ है। झूठ तुम बोल रहे हो डॉक्टर, झूठे तुम हो। मैं नहीं जानता कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। एक मिनट बीमा, एक सेकंड। ये सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके कमरे की तलाशी ले सकता हूँ? ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर साहब के कमरे में कोई जहर की शीशी नहीं है। नहीं है। तुम मुझे बहुत होशियार लग रहे हो डॉक्टर। जहर की शीशी नहीं मिली, इसलिए इन सब की नजरों में मैं झूठा साबित हो गया। मगर मगर मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तलाशी के बाद तुम्हारे आरोप में कोई दम नहीं रह जाता। हो सकता है वो शीशी तुमने समुद्र में फेंक दी। झूठ की आंखें नहीं होती बीमा। सारी रात ऐसे ही बहस होती रही तो इसका नतीजा नहीं निकलेगा। तलाशी के बाद ये साबित होता है कि भीमा झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है? डॉक्टर साहब जहर से खून करने में माहिर हैं, इसलिए ये बात गले से नीचे नहीं उतरती कि डॉक्टर शिप पर अपना बैग लेकर तो आए, मगर जहर जो आदमी मुझसे काम कराता है वही मुझे जहर सप्लाई करता है। अगर मैं अपने बैग में जहर लेकर घूमने लगा तो कानून जब चाहे मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकता है। डॉक्टर के लिए जहर रखना कोई अपराध नहीं। जहरीली सुई तो मैंने भी डॉक्टर के पास देखी। वो हमेशा मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। क्योंकि तलाशी में डॉक्टर के पास जहर नहीं निकलता, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है। और महंत साहब की बातों में भी दम है, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि भीमा झूठ बोल रहा है। साला समझ में ही नहीं आवता ससुरा मामला का है बे। और कौन कितना पानी में है। उधर हमारे 5 लाख वोटर इंतजार कर रहे होंगे और उधर ही ससुर अपने में तबला तबली किए जा रहे हैं। साला कट, पता नहीं कहाँ है साला। अबे मिशन कैसे रुक गया? क्या हुआ घनश्याम, ये शिप क्यों रुक गया? ईंधन खत्म हो गया। ईंधन कैसे खत्म हो गया? ईंधन पहले गिरेबान छोड़ो। बोल हरामजादे, ईंधन खत्म कैसे हो गया? वरना चीर के 2 टुकड़े कर दूंगा। गिरेबान छोड़ते हो या नहीं? गुस्सा नहीं दोस्त, इसका गिरबान छोड़ दो। उस हर सवाल का जवाब इसे देना होगा जो तुम पूछना चाहते हो। बताओ घनश्याम। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? मैं खुद आप लोगों की तरह अनजान हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि इसमें इतना ईंधन नहीं कि हम लोग सांगा टापू तक पहुँच सकें। तुमने शिप चलने से पहले इन्हें चेक क्यों नहीं किया? ज़रूरत ही नहीं समझी मैंने। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा काम आप लोगों को सांगा टापू पहुँचाने तक का था। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। इतनी आसानी से नहीं बताएगा तू, लेकिन हरामजादे हम तुझसे सच उगलवा कर रहेंगे। इतना तो हम समझ गए हैं कि बेटे तुम ही वो आदमी हो जिसने हम सबको यहाँ बुलाया। बोल, तू क्या चाहता है? बोल, बोल क्या चाहता है? बोल, बोल, बोल क्या चाहता है? गुजरना पड़ा। ये कहानी पोपट लाल से शुरू होती है। किसी ने उसकी बेईमानी पकड़ ली और इसके इशारे पर भीमा ने उसे कत्ल कर दिया और उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार कर उसके झोंपड़े में आग लगा दी। भीमा को अपने अंडरग्राउंड हॉल में पनाह तुमने दी थी निशा, और वो खास कमरा तुमने बनाया था असलम। भीमा का केस तुमने लड़ा था महंत। तुम्हें याद होना चाहिए मिस्टर मेहता कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर भीमा को बरी किया था और एक बेगुनाह मासूम को फांसी पर लटका दिया था। उस परिवार की एक जख्मी मगर जीवित मां को तुमने मारा था तिवारी। उसी खानदान के मासूम बच्चे का कत्ल पोपट लाल के इशारे पर उसके गुंडों ने तुम्हारे ही सिर पर किया था घनश्याम। तुम लोग भूल सकते हो, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। इतना सब होने पर भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं दिवा सकता, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ सबूत नहीं थे। आज का कानून आज
ये सिर्फ मेरी अदालत है। मैं तुम्हारी सजा सोच चुका हूं। एक ही सजा है तुम सबकी, सजाए मौत। अगर ये देखना चाहो कि तुम सबकी मौत कैसे होगी, जाओ जाओ, निचली मंजिल के सातों कमरों में तुम्हारी अलग अलग मौत लिखी है। जाओ जाके ढूंढो अपनी मौत, जाओ। गुड नाइट दोस्तों। समझ नहीं आता कि घनश्याम पर आवाज का कोई असर क्यों नहीं हुआ। हम सब तो आवाज सुनने के बाद निचली मंजिल की तरफ दौड़े, लेकिन वो आराम से यहीं बैठा रहा। ये सवाल का जवाब शायद हम में से किसी के पास भी नहीं है। साहिबान, एक बात तो बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे अलावा शिप पर कोई नहीं। अगर होता तो कम से कम उसकी परछाई तो चमकती। ये मेरा दावा है कि घनश्याम का कातिल हम में से कोई है। मगर कौन हो सकता है? तुम भी तो हो सकते हो। कन्या, ये तो बिल्कुल साबित हो चुका है कि कातिल हम में से ही कोई है, लेकिन हमें ऐसे एक दूसरे पर शक नहीं करना चाहिए जैसे भी आप कर रहे हो। इससे तो कातिल को और बल मिलेगा ना। देखिए, वैसे भी उसने एक ऐसी चाल चली है जिससे हम एक दूसरे पर शक करने लगे। मैं निशा पर कर रहा हूँ, निशा आप पर करेगी, आप जस्सा पर करेंगे, जस्सा फिर किसी और पर करेंगे, है ना। इसलिए हमें उसकी चाल में नहीं फंसना है। लेकिन उसकी चाल समझने के बावजूद हम में से कोई ये सोचने से बाहर नहीं आएगा जो वो चाहता है, क्योंकि उसने एक शक की दीवार हम सबके बीच में खड़ी कर दी। खैर, ये तो मानना पड़ेगा वो जो भी है बहुत तेज दिमाग का मालिक है, और उसने बहुत सोच समझ कर स्कीम तैयार की। इसलिए उसने शिप को ऐसी जगह पर रोका जहाँ से आमतौर पर कोई आता जाता नहीं, ताकि किसी की नजर हम पर ना पड़ सके। समुद्र में इस वक्त जहां हम हैं, समुद्री जानवरों का वास है। अगर हम में से कोई भी शिप से कूदा तो समझो गया। क्या हुआ है कि उसने ना एक तरीके से शिप को हमारे लिए जेल बना दिया। हम में से कोई भी अगर इस शिप को छोड़ेगा तो उसका सीधा मतलब सिर्फ यही होगा कि मर जाएगा, मौत होगी। मौत? हाँ, अजी मौत तो शिप पे रहने से भी है। सुना नहीं था ससुरा कितने प्यारे मुंह से सजाए मौत बांट गया, और ससुर सजाए मौत तो ऐसे बांट गया जैसे गुड़ की भेली बांट गया हो। अरे भाई लोगों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के आप सबसे विनती करता हूँ कि आप में से जो कोई भी है ससुर, अपने आप बता दो। हाँ, कसम 5 लाख वोटरों की, हम उससे कुछ नहीं कहूँगा। और अगर वो चाहेगा तो अगले इलेक्शन में एक MLA की सीट भी दिलवा दूंगा। अभी पोपट का क्या बता दी, पोपट का चौपट होने जा रहा है जी। आप सुनिए पोपटलाल जी, हाँ, जब से इंसान ने होश संभाला है, उन्हें इसे ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक ना एक दिन उन्हें मौत के चंगुल में फंसना ही है। तो बस आप इस शिप को अपनी दुनिया समझिए और मौत का इंतजार कीजिए। जी निशा देवी, इतने खूबसूरत मुंह से इतनी बदसूरत बातों मत कीजिए ना। निशा ठीक कह रही है पोपटलाल जी। हमको अपने दिमाग में टेंशन नहीं लानी चाहिए, बल्कि दिमाग को दुरुस्त रखकर ये सोचना चाहिए कि आखिर कातिल है कौन। आप जाइए अपने कैबिन में जाकर आराम कीजिए, शायद आराम करने से आपके दिमाग में छाई चिंता दूर हो जाए। कोशिश करता हूँ मेहता साहब, बस हमको उम्मीद नहीं है कि नींद आ जाए ससुर। पता नहीं हम मर मिला गया तो हम 5 लाख वोटर के का हो। आओ निशा, बैठ कर सकते हैं। शायद वो आपको ठंडी हवा से आपको सुकून दे सकती है। घबराओ नहीं। आओ डॉक्टर, चालक कक्ष में चलते हैं, शायद कोई काम की बात हाथ लगे। काम की? घबराओ मत, आओ आइए। चाय बनाऊंगी। तुम्हारे ख्याल से कातिल कौन हो सकता है वकील साहब? क्या कहा जा सकता है रीमा? उस लेटर के बारे में आपका क्या ख्याल है?
अजीब सी कहानी है यार, मगर अगर वो कहानी सच है तो इसका मतलब ये है कि कोई अपने परिवार की मौत का बदला ले रहा है। लेकिन मुझे ये याद नहीं आता कि अपने जीवन काल में मैंने पोपटलाल के कहने पर तुम्हारा केस कब लड़ा है। पोपटलाल के कहने पर मैं भी यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने किसी खानदान को आग की भेंट नहीं चढ़ाया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस आवाज की जो कहानी है वही झूठी हो? तुम ठीक कहते हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कातिल वो असली वजह छुपा रहा है जिसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुमकिन है कि अगर असली वजह पता चल गई तो उसका सारा भेद खुल जाए। वैसे पोपटलाल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कमाल करते हो वकील साहब, वो मस्खरा कत्ल करेगा, अजी वो केकड़ा तो एक चींटी भी नहीं मार सकता। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम ताकत पर विश्वास करते हो और मैं बुद्धि पर। मैं हर एक बात की गहराई तक जाता हूँ। अरे ये भी तो हो सकता है कि उसका ये मस्खरापन जो तुम्हें लग रहा है वो सिर्फ एक एक्टिंग हो। भगवान ही जाने, बड़ा अजीब सा खूनी खेल शुरू हो गया। अच्छा मैं चलता हूँ, मगर आप होशियार रहिएगा, क्योंकि कातिल की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं कि अगला कत्ल वो कब और किसका करेगा। कहीं मैंने कातिल को तो होशियार नहीं कर दिया। होशियार रहना तो महंत की कुंडली में लिखा है बेटे। मैं तो तुमसे भी ज्यादा होशियार हूं। लीजिए मेहता साहब, चालक कक्ष का कोना कोना छान मारा पर काम की कोई बात हासिल ना हुई। वैसे आप क्या चीज़ हासिल करने की सोच रहे थे? मैं खुद नहीं जानता कि मैं क्या ढूंढने निकला था। बस वैसे ही खाली बैठे दिमाग में टेंशन चल रही थी तो सोचा अपने आप को बिजी रखूं। वैसे बीमा के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, भीमा की हरकतें तो हैं शक के काबिल। क्योंकि जब शिप रुका था तो सब उतरना चाहते थे, बट उसने किसी उतरने नहीं दिया। पता नहीं कमबख्त पिछली रात मेरे कमरे में क्यों झांक रहा है। वैसे भी उसने सबके सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। क्यों ना तिवारी साहब आज रात छिपकर देखें कि वो करता क्या है। ये जज का बच्चा आज की रात मुझे अपने साथ क्यों रखना चाहता है? कहीं ऐसा तो नहीं यही कातिल हो और आज की रात मेरा सफाया करना चाहता है? अरे नहीं जज साहब, ऐसा ठीक नहीं रहेगा। हमें किसी ने एक साथ देख लिया तो बेवजह शक करेगा। वैसे भी रात काफी होगी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। डॉक्टर ने आज की रात मेरे साथ रहने का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कातिल हो और आज की रात कुछ करना चाहता हो? बड़ी जालिम मनुष्य जानते हुए भी कि शिप पर मौत तुम्हारे इंतजार में है, तुम कितनी बेफिक्री से गुनगुना रही। माना तुम्हारे जुआ खाने को मोटी आसामी मुझे तुमसे इस मौके में प्यार हो गया। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वैसे डर तो लग रहा है कि हम किस मुसीबत में फंस गए। लेकिन जब तक मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। कहीं ये हत्यारा नागिन तो नहीं? मुझ पर एकदम जान न्यौछावर करना इसके षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं? हाँ निशा, हाँ, मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ होगा। कहीं वे हत्यारे से तो प्रेम नहीं करने लगे।
साहब! अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब! इस बार कातिल ने खून करने के लिए छुरी का इस्तेमाल किया है। हाँ, ये देखिए, ये छुरी यहाँ पड़ी है। ये तो भीमा की राम प्यारी है। हाँ, भीमा ने कहा भी था कि भीमा की राम प्यारी बिना शिकार के वापस नहीं आती। भीमा और तिवारी में शुरू से ही अनबन थी। इसका क्या मतलब? हमारे राम प्यारी कहाँ है? मेरी जेब में। कातिल ने डॉक्टर को मार डाला? कातिल ने नहीं, तुमने हरामजादे। नहीं, मैंने नहीं मारा। जो राम प्यारी तुम्हारी जेब में नहीं, हमारे हाथ में है। इसी राम प्यारी से तुमने डॉक्टर को राम प्यारा कर दिया। अब तुम्हारी पोल खुल गई है भीमा। अपने आप को एक्टर साबित करने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच कहता हूँ, तुम सबकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने डॉक्टर को नहीं मारा। क्या तुम हमें इतना मूर्ख समझते हो कि हम तुम्हारी बनाई हुई लचीली कहानी में यकीन कर लेंगे? ये सच है, तुम्हारी तुम्हारी राम प्यारी गायब कर दी। ये सच है, मैं भवानी की कसम खाता हूँ कि मैंने डॉक्टर को नहीं मारा। मैं से कोई भी किसी की झूठी कसम खा लेकिन सकता है। मैंने एक मिनट भीमा, एक मिनट। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने डॉक्टर का खून नहीं किया? ये सच है। ठीक, तो फिर तुम ये बताओ कि तुम सबसे आखिरी में यहाँ क्यों आए, वो भी ऊपर से? मैं शिप की छत पर था। क्यों? दरअसल मैं शिप छोड़ने का कोई रास्ता तलाश कर रहा था। घूमते घूमते थक गया तो पानी की टंकी के सहारे बैठ गया और बैठे बैठे मेरी आँख लग गई। डॉक्टर की चीख और तुम लोगों के कदमों की आवाज़ से मेरी नींद खुली तो सबसे पहले मेरा हाथ अपनी जेब पर गया। मैंने देखा कि मेरी राम प्यारी कहीं गायब है। थोड़ी देर मैंने उसे छत पर तलाशने की कोशिश की। जब नहीं मिली तो नीचे की ओर दौड़ा, यहाँ कर देखा कि कातिल ने डॉक्टर को मार डाला। ये बकरा है महंत। असली कातिल यही है और अब ऐसी कहानी सुना रहा है जिसमें हम कोई यकीन नहीं कर सकते। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबका कत्ल कर देगा। एक मिनट, जैसा भी कम से कम आप तो बात की गहराई तक पहुंचे। क्या मतलब? मतलब ये कि उस इंसान को जो किसी बात की गहराई तक पहुंच सके, सिर्फ उस पर यकीन नहीं करना चाहिए जो एक बार ही देखने में नजर आता है। मैं भी नहीं समझ। देखिए जैसा ये तो आप जानते हैं कि जिसने हमें यहाँ फंसाया है और जो ये कत्ल कर रहा है वो जबरदस्त दिमाग का मालिक है। हाँ बिल्कुल। तो फिर भी क्या आपको ये लगता है कि डॉक्टर का खून अपनी छुरी से करने की जरूरत है? तो तुम ये कहना चाहते हो कि भीमा ने कातिल नहीं किया? Exactly! This is a bloody trap! ये सच है कि पहली नजर में देखो तो कातिल भीमा लगता है, मगर भीमा कातिल नहीं है। सबूत ये है कि जिस षड्यंत्र का हमें शिकार बनाया जा रहा है, अगर वो षड्यंत्र भीमा का होता तो कभी डॉक्टर का कत्ल अपनी छुरी से नहीं करता। डॉक्टर के कत्ल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कातिल जबरदस्त दिमाग का मालिक है। उसने डॉक्टर का खून करके सारा शक भीमा पर डाल दिया। लेकिन वो पोपटलाल जी कहाँ है? अजी हम यहाँ हूँ। ये क्या हुआ डॉक्टर आपको? पहले ये बताओ कि ससुर कौन मरा? डॉक्टर लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? मर गया? वो एक एक करके सबको मार डालेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कौन मार डालेगा? वही कतिलवा निशा जी। तुमने देखा कातिल को? अरे जो साहब उसे देखता ससुरे को तो पैर पकड़कर जान के भी कम मांग लेता, पर वो हरामी का पिल्ला किसी को दिखाई भी तो नहीं पड़ता है। तो तुम्हारी हालत कैसे हुई? अजी मैं तो आराम से सो रहा था और हम इस सपनवा में आ रहे थे हमारे 5 लाख वोटर जो मुझसे वापस आने की विनती भी कर रहे थे। फिर अचानक किसी की चीख सुनाई दी। हम हड़बड़ी में दरवाजे की तरफ दौड़ा तो मेरी धोती पता नहीं किस में अटक गई और मैं वही चारों खाने चित्त गिर गया। जब होश में आया तो इधर पाना हुआ। धोती पहनी पहले। अरे डॉक्टर साहब को तो हटाओ, तो तुझे पड़े पड़े वैसे डरा रहा। अब क्या देखो उसको। लगता है पोपटलाल जी की बात ठीक है। हम लोग इसी तरह एक एक करके मर जाएंगे। क्या कहना चाहते हो? क्या हम इसी तरह बैठे हैं मौत का इंतजार करते रहे? मतलब मियाँ इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? हमको कोई ऐसी तरकीब निकालनी है जिससे कातिल का पता चल जाए। जज साहब क्या आप भी ये सोचते हैं ये कातिल यहीं बैठा हुआ है? हालात तो यही कहते हैं। मगर कोई तरकीब निकलेगी नहीं, और अगर निकल भी आई तो कातिल भी जान जाएगा।
क्या आप लोग को ये लगता है कि वो हमारी तरकीब में फंस जाएगा? नहीं, लेकिन लेकिन क्या जज साहब, लेकिन क्या? कोई ऐसी तरकीब जिससे हमारे बीच बैठा कातिल वो ना कर सके जो वो करना चाहता है। कम से कम ये कत्लों का सिलसिला तो रुकेगा। हाँ जज साहब। देखिए, इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। क्या? वो ये कि अब हम लोग 6 लोग बचे। हम लोग को चाहिए कि हर पल साथ में रहें। कोई भी अगर एक पल के लिए अलग हो तो ये मान लिया जाए कि वही कातिल। मगर आप में से किसी ने ये नहीं सोचा कि जो आप सोच रहे हैं मुमकिन है या नहीं? क्यों? मुमकिन क्यों नहीं? अरे कई जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान को अकेला जाना पड़ता है और किसी तरह उन जगहों की एडजस्टमेंट कर भी लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है सोने की। सोने की क्या समस्या है? हम अपने अपने कैबिन की बजाय इस हॉल में सो जाएंगे। आप फिर नहीं सोच रहे कि जो आप बोल रहे हैं वो मुमकिन है या नहीं। जब हम एक साथ सोएंगे, एक साथ रहेंगे, सबको मालूम होगी कातिल भी हमारे साथ सो रहा है, तो न कब जाने किसको मार डाले। आप सोच कर देखिए, क्या सारी रात एक पल के लिए भी सो सकोगे? तुम इस बात पर क्यों जोर दे रहे हो कि हम सब एक साथ ना रहें? सबसे बड़ी मुसीबत तो यही है कि कोई अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। बाकी लोग समझते हैं कि यही तो कातिल नहीं है। भाई भीमा, मैं एक साथ रहने का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उन परेशानियों पर रोशनी डाल रहा हूँ जो एक साथ रहने पैदा होगी। और ये मेरा दावा है, एक साथ रहने पर कोई नहीं सोता। अब बिना सोए को कब तक रहे? मगर असलम मियाँ, इससे कम से कम कत्लों का सिलसिला तो रुक जाएगा। मैं तुम्हारी बात 100% मानता हूँ, लेकिन हम कब तक एक साथ रह सकेंगे? 2-4 दिन में एक दूसरे से उग जाएंगे। और खाने पीने के लिए भी सिर्फ इतनी सामग्री है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना खा सकें। उसके बाद क्या हो? क्या हम भूखे नहीं मर जाएंगे? तो क्या किया जाए? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या हम सबको मारने के बाद कातिल क्या करेगा? क्या करेगा? अजी भरतनाट्यम करेगा, कथकली करेगा, रॉक एंड रोल करेगा। मेरी बात का जवाब सोच कर दीजिए। क्या कहा जा सकता है? आप मेरी बात की गहराई तक नहीं जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कातिल ये सोच कर तो शिप पर नहीं आया होगा कि हम सबको मारने का खुद ही मर जाएगा। इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता। और सोचने की बात यह है कि हम सबको मारने के बाद उस शिप से बाहर निकले कैसे? क्या उसके सामने यही समस्या नहीं होगी जो भी हमारे सामने है? इसका पहले कोई इंतजाम कर रखा होगा। क्या? अरे यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या इंतजाम कर रखा होगा। अगर हम उसी इंसान को पता लगा ले तो उसी इंसान का इस्तेमाल करके शिप को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या ये जरूरी है हम उस इंतजाम का पता लगा ही लें? अरे जरूर तो दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता। खुदा ने इंसान को कोशिश करने की ताकत बख्शी। ओटरों की कसम, असलम मियाँ के बतिया में दम है एकदम। लेकिन इंजीनियर साहब, आपका इशारा कैसे इंतजाम की तरफ है? मुमकिन ये भी है कि शिप में कहीं ईंधन छिपा रखा हो। और ये भी मुमकिन है कि ये शिप पर कहीं हमारी लाइफ बोट छुपी है। ये बात तो दिमाग में ही नहीं है। इतने बड़े शिप पर कहीं लाइफ बोट नजर नहीं आती। कातिल ने यहाँ से हटा दी होगी और अपने लिए छिपा रखी होगी। वैसे असलम मियाँ की बात में दम है। मुझे लगता है हम सबको ढूंढना चाहिए। चलिए तुरंत चलते हैं। चलो, आप फिर गलती कर रहे हैं। हम सबको एक ही चीज के पीछे इकट्ठा नहीं जाना चाहिए, इससे वक्त की बर्बादी होगी। अलग अलग हिस्से में देखें। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं। वैसे तो कातिल को अकेले रहने का मौका मिल जाएगा, फिर हो सकता है वो उस चीज़ को ही गायब कर दे। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम 2 ग्रुप बना लेते हैं। एक ग्रुप पहले शिप का छान मारेगा, उसके बाद दूसरा ग्रुप। पहली बार कॉन्फिडेंटली बोली है मैंने। सही कह रही हैं। 2 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप में मैं और जैसा आप और असलम मियाँ, हम तीनों चलेंगे। और दूसरे ग्रुप में आप लोग चले आइए। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं? हमको नहीं ले जाते। अरे बाद में ले जाएंगे ना। चलिए चलिए जैसे सबकी मर्जी, चलिए आइए। अजी निशा देवी, हम लोग यहाँ बैठ कर क्या करेंगे? चलिए हम लोग दूसरे कोने में चलते हैं। आइए चलिए। हम लोग यही रहेंगे, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी एक आदमी से कोई चीज़ छूट जाती है, लेकिन दूसरा आदमी को वही जगह वही चीज़ मिल जाती है। इसीलिए उन लोगों को पहले छान मारने दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। अगर शिप छोड़ने के इंतजाम के बारे में पता लग जाता है तो ये पक्के तौर पर साबित हो जाएगा कि कातिल हम में से ही कोई है। अरे सरकार, अभी भी आपको शक है का? हम तो अपने 5 लाख रुपयों की कसम खा के कह सकता हूँ, कतिलवा हम में से ही कोई एक है। खुशखबरी दोस्तों, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। पानी की टंकी के नीचे एक लाइफ बोट छुपा के रखी गई है। वो मारा साला पापड़ वाले को, गणपति बाबा मारिया। अगर उस बोट में एक वक्त पे सिर्फ एक आदमी बैठ सकता है और आदमी हमें 6। एक ही आदमी के लिए लाइफ बोट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कातिल हम में से ही कोई है।
वो हम सबको मारने के बाद अकेला यहाँ से बाहर चला जाएगा। फिलहाल मैं इस बात पर नहीं उलझना चाहता कि कातिल कौन है, मगर कातिल को एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि अब लाइफ बोट हमारे कब्जे में है। अगर उसने तीसरा कत्ल करने की कोशिश की तो हम लाइफ बोट नष्ट कर देंगे, फिर चाहे बेशक वो हम सबको मार दे, मगर उसे भी इसी शिप पर मरना होगा। जोश में होश नहीं खोना चाहिए भीमा। थोड़ा दिमाग लगाकर सोचो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाइफ बोट भी कातिल की एक चाल हो। वो कैसे? वो ऐसे कि अब हम 6 लोग बचे हैं और हम में से सिर्फ एक ही आदमी लाइफ बोट से बाहर जा सकता है, तो बताइए कौन जाएगा? मैं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे ना रहने से मेरे जुआ खाने में लाखों का नुकसान हो रहा होगा। क्यों? तुम को कोई बढ़िया चमड़ा लगा है? शिप पहले मैं छोड़ूंगा। अजी सबसे पहले तो हम जाऊंगा, हमारे पास हुआ फोटो मैं जाऊंगा भाई। मैं जाऊंगा। बस देखा जज साहब, चलने लगी लाठियां, देखा आपने? और यही कातिल चाहता है, उसने बंदरों के बीच में केले डाल दिए। वाकई हमारे बीच लड़ाई कराने के लिए लाइफ बोट हमें सौंप दी गई है। साहिबान, एक बात तो बिल्कुल दिन की तरह साफ कि उस लाइफ बोट में 2 आदमी से बैठने से नहीं हाँ, अगर कोई एक आदमी से बैठकर बाहर निकल जाए तो बाहरी दुनिया से मदद जरूर दे सकता है। हाँ असलम मियाँ, मगर सवाल तो यही है ना कि वो एक आदमी होगा कौन जो बाहर जाएगा? इस समस्या को सुलझाने का बस एक ही रास्ता है। क्या? हम सबके नाम की पर्चियां डाल लेते हैं, जिसका भी नाम और अगर निकलेगा। कातिल का नाम निकल आया तो जब कोई रास्ता नहीं होता तो इंसान खुद को नसीब के हाथों में सौंप देता है। ठीक, हम पर्चा डालते हैं। अगर पर्ची में कातिल का नाम निकलता है तो मुझे उससे कुछ नहीं कहना, अगर किसी और का नाम निकलता है तो मैं उससे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के वास्ते अपने साथियों को ना भूलें, खुद को ही दहशत से निकला पाकर काम खत्म ना करें। उसके बाद साथी अभी भी इसकी मदद का इंतजार करें। ये नोट डाउन। पोपटलाल, 5 लाख तो होता है हमारा हूँ। हम लोग का संदेश नहीं कर पाए। पीसा जी आपका तो जन्म का दान है। इधर आइए। पोपटलाल जी, कहाँ जा रहे हैं? कातिल ने अपना तीसरा शिकार कर ही डाला। बहुत भयानक और दर्दनाक मौत हुई है पोपटलाल जी की। नेताजी की मौत का मंजर मैं मरने के बाद भी ना भूल पाऊं। जब पोपटलाल जी को समुद्र के जानवरों ने लपेटा होगा तो उनके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल आया होगा कि काश काश मेरा नाम उस पर्ची में ना लिखा। और अब कातिल के क्रूर पंजों से शायद कोई नहीं बच पाएगा। जिसका जहां मन है वहां घूम लो, क्योंकि मौत तो शिप पर भी है और शिप के बाहर भी। तुम्हें सबसे ज्यादा शक किस पर है? मुझे तो उस बहन पर शक है क्यों? कि हम सब में सबसे ज्यादा तेज आदमी वही है, और जिस जाल में हमें उलझाया गया किसी तेज आदमी को बुरा लगता है। कातिल ने अपना चौथा शिकार कर दिया। उसने मेहंदी को गोली से उड़ा दिया। कातिल ने नहीं, तुमने असलम, तुमने महन को गोली मारी है। अब मुझे पता चला कि हम सबको इस जाल में उलझाने वाला तुम ही हो। अच्छा मेरी बात तो सुन। खबरदार मुझे मत छूना। जो साहब भीमा, इसने औरों को मारा है, ये हम सबको मार डालेगा। भीमा, मार डालो इसे, मार डालो इसे। निशा क्या कह रही है असलम? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है।
मुझे तो लगता है कि दहशत की वजह से घबरा गई है। दहशत की वजह से नहीं, तुम्हारी असलियत जानने के बाद घबरा गई हूँ मैं। जज साहब, इसी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि महन पर शक से ज्यादा शक इसको है। उसके बाद महन के पीछे चुपचाप रिवॉल्वर लेके भागा और 2 गोली के धमाके। क्यों असलम, इस बात को कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई तो यह है कि मैं महन के पीछे गया। ये भी सच है कि मैंने गोली चलाई, लेकिन मैंने महन पर नहीं, कातिल पे गोली चलाई। कातिल? मतलब तुमने कातिल को देखा? अरे यही तो अफसोस है जज साहब कि मेरा सामना कातिल से ना हो सका, क्योंकि जब मैं डेक पे पहुंचा तो कातिल महन को गोली मार चुका था। मुझे पानी की टंकी के पीछे किसी का होने का आभास हुआ। मैंने अंदाज से गोली चला दी, लेकिन जब मैं पानी की टंकी के पीछे पहुंचा वहां पर कोई नहीं था। झूठ पर झूठ। जज साहब, इसने अपने बातों पर बहकाने के लिए अपनी कहानी सुना रहे हैं। मुझे सब पता है कि तुम ही हो कातिल हो। इसे मेरी बात तो सुनो। शट अप। घिन आते ही तुम्हारे इस घिनौने चेहरे पर थूकती हूं मैं तुम्हें। थू। ये मेरे ऊपर थूकती है। स्टॉप। कातिल अपनी चाल में कामयाब हो रहा है। वो मैं आपस में लड़वा रहा हूँ। आप लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं? निशा, हम एक दूसरे पे शक तो कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होगा। मैं साबित कर सकती हूँ। कैसे? मैंने गोली के 2 धमाके सुने थे, जो आप लोगों ने भी सुना होगा। असलम के मुताबिक एक गोली कातिल के रिवॉल्वर से और दूसरी असलम के रिवॉल्वर से। जज साहब, आप असलम के रिवॉल्वर चेक कीजिए। अगर दोनों गोली असलम के रिवॉल्वर से निकली तो असलम ही कातिल है। ठीक है, मैं उसका रिवॉल्वर चेक कर आता हूँ। क्या हुआ जज साहब? भीमा, असलम ने मुझे गोली मार दी। भीमा, असलम ने इसकी कातिल है। तो पीछे के रास्ते से अटैक पर आओ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आया जज साहब। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मुझे मारना क्यों चाहते हो? सब निशा को इसने मारा? मैंने। आपने? क्यों जैसा? मुझे याद है वो दिन जब मैं न्याय की कुर्सी पर बैठकर सजा सुना रहा था। मुझे मालूम था कि ये लोग किसी ना किसी जुर्म में शामिल हैं, और ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया। ये बात मुझे दिन रात कचोटती थी। दिन रात बस यही सोचता रहता था कि कैसे इन लोगों को सजा दूं। वो बदनसीब इंसान मैं ही हूं। बाकी मैंने इस डायरी में लिखा, पैसों का लालच देकर शिप पर बुलाने वाला मैं ही हूं। आज ये शिप मेरी अदालत है और मैं इन लोगों को अपने हिसाब से सजा दे चुका हूं। सजाए मौत। जज साहब, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया?
तुम्हें कहां छोड़ दिया। इस डायरी के हर पन्ने पर जहर लगा है। जिस तरह मेरी मौत होगी उसी तरह तुम्हारी। क्या बात है, बखूबी किरदार निभाने वाले बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपने भूमिका को दिखाई। पर जोरदार तालियां बजा दीजिए आप कलाकारों के लिए, जज साहब के लिए, वकील के लिए, नेता साहब के लिए, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से प्रदर्शन किया है। एक अनूठा दृश्य इन्होंने यहाँ दिया है कि कहते हैं कि कितना भी बुराई कर लीजिए, कितना भी अपराध कर लीजिए, लेकिन सबका ज़मीर जानता है कि वो सही है या गलत है। कहीं भी किसी प्रकार की न्याय की जरूरत नहीं है, न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं। हमारी आंखें, हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा हम सबको बताता है कि गलत क्या और सही क्या। उसका पिक्चर इन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया कि जिस आपने बेशक निर्णय दे दिया होगा मजबूरीवश, प्रलोभनवश, दबाव और प्रभाव में, किंतु उनका ज़मीर जानता था और ज़मीर कभी भी आपको जिंदा रहने नहीं देता। तो जोरदार तालियां ये ज़मीर की बात को लेकर हमारे सामने आ रहे बड़ी सच्चाई के साथ इन्होंने अपने किरदार को निभाया है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच हमारे नए मुख्य अतिथि आ चुके हैं, कर्नल भानुआना जो पद्मश्री हैं और अर्जुन अवार्डी हैं, जिन्होंने पानी के साथ मेहनत करके हिंदुस्तान की झोली को सोने से भरा है। मैं एक बार में रोज करने कृपया मंच पर आए और आदरणीय मंच की ओर उन्हें सम्मान के साथ उन्हें लेकर आए और उन्हीं का साथ देंगे आदरणीय सुब्रतो जी। तो जोरदार ताली ऐसी महान शख्सियत के लिए जिन्होंने हिंदुस्तान को समर्पित अपना जीवन दिया है, अपना तन मन धन जो हिंदुस्तान के लिए जीते हैं। कहते हैं तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया, हजारों रोज मरते हैं यहाँ देखो, वतन के काम जो आया उसी पर ये जहां रोया। ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जिन्होंने खेल के माध्यम से हिंदुस्तान का सिर्फ गौरव प्रदान किया है और वो गौरव हम सबको प्राप्त हुआ है। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से कर्नल भानुआना जिन्होंने रोल में अपना स्थान बना के रखा हुआ है। और इसी के साथ में डायरेक्टर साहब को बुलाना चाहूंगी। हमारे प्ले एंड देन देयर वर नॉन के जो डायरेक्टर हैं हमारे बीच में जल्दी से उपस्थित हो जाए। राजेश तिवारी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अकेडमी, राजेश तिवारी जी, बहुत खूबसूरत ड्रामा आपका। और मैं बड़ा अनुरोध करूँगी डायरेक्टर साहब से कि अपनी टीम को यहाँ पर आकर परिचय दें, हर कलाकार का परिचय दें। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मिसेस वालिया भी हैं ICS की, जो कि कर्नल साहब की डायरेक्टर IAS की वाइफ हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके स्वागत में। मैडम आपका आभार, अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इस कार्यक्रम में आई और इस मंच को आपने शोभायमान किया है। और इसी के साथ दीपक आनंद जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि कृपया आए और अपना कार्य कर सके। और जो साहब की भूमिका आपने बहुत खूब दी है, हर्षित हांडा। मैं एक बार अनुरोध करूंगी डायरेक्टर साहब से कि कलाकारों का परिचय वो कराते रहें। रिजवान अहमद, पीयूष गुप्ता। जोरदार तालियां, आपकी तालियों में कमी है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कलाकार के लिए तालियां। ये पीयूष
प्रियेश गुप्ता, मैं ठीक कर दूँ, पीयूष गुप्ता नहीं है, प्रियेश गुप्ता है। प्रियेश गुप्ता, ठीक है। नेता की भूमिका निभाई मुरारी जी ने। और उसके बाद असलम की भूमिका निभाई हर्षित वालिया ने। और उसके बाद जिसने नकली खून किए वो थे प्रशांत। और घनश्याम की भूमिका निभाने वाले थे सोनू। और कुछ लोग हमारे साथ बैकस्टेज में भी थे, पूरी टीम तो थी ही थी। दीपक महतो, निशा की भूमिका निभाई थी लूना ने। पूरा ये सेट वेट जितने भी है सारा, ये सब देखा था दीपक महतो ने। और लाइट और सेट ये सब कुछ मिला के सब कुछ दीपक और जतिन वाधवा, जतिन ये। और साउंड जो था वो संभाला था भुवन शर्मा ने। और बाकी बैकस्टेज में लोग जिन्होंने हेल्प करी वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए उन सब का मैं ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि कृपया ऐसे ही सब पूरे सब लोगों को सहयोग देते। थैंक यू। आप लोग अपनी तालियां एक बार जोरदार तरीके से जरूर सभी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की तालियों के लिए, क्योंकि मुझे लगता है किसी कलाकार के लिए तालियों से बड़ा प्रोत्साहन और इनाम कोई नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे अगले नाटक के डायरेक्टर साहब से, मंत्रा, कि आप अपनी तैयारी के साथ के प्रजन से मंच के पीछे पहुंचे। Thank you so much. Colonel Bhandala, please stay back. We have a little